Hello, good morning, dear students. Today we are going to look about your main textbook, class 10th English medium, entitled as First Flight. उसमें जो पोएम नंबर 1 है आपकी, द डस्ट ऑफ स्नो, उसका आज हम रिवीजन देखने वाले हैं। रिवीजन के अंदर सबसे पहले लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम. The central idea of the poem of the dust of snow देखने से पहले let's discuss about the writer of the poem named Robert Frost, whose poetry generally is simple, small, but having a deep and meaningful sense in each of the words or each of the words. Let's discuss about the central idea and the significance of the poem. In this poem, the Robert Frost expresses the importance of small things in changing one's attitude. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोएम के अंदर हमें बता रहे हैं कि छोटे से छोटा बदलाव भी हमारे एटीट्यूड को चेंज करने के लिए काफी होता है. द पोएम reiterates that the little things in life can make huge changes in our future. प्रेजेंट समय के अंदर छोटा सा अगर आप ऐसा कोई चेंज महसूस करते हो तो आने वाले समय में उसकी इम्पैक्ट बहुत होगी. It also shows that if we take the hard times of life instead, eventually something will happen to change our situations into happier times. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये भी बोल रहे हैं कि अगर चाहे हमारी लाइफ में कुछ ऐसा समय भी चल रहा हो, हार्ड टाइम्स का मतलब होता है खराब समय भी चल रहा हो, लेकिन एक आधी ऐसी छोटी सी घटना हो जाती है, एक ऐसी छोटी इवेंट हो जाती है जो हमारे बाकी के समय को हैप्पीनेस के अंदर टर्न कर सकता है. डियर स्टूडेंट, लेट्स टॉक अबाउट the detailed revision, what he exactly has mentioned in the poetry. In very first stanza, I hope dear you will have the stanza in the form of textbook. I am not just repeating the stanza, I am just focusing on the explanation since it is revision. I am just revising the chapter, so it should be quickly. In the very first stanza, the poet recounts a small incident that changes his mood. ये जो पहला स्टांजा है उसमें पोएट जो हमारा है ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट को याद करता है जो उसका मूड जो है वो चेंज करने में हेल्पफुल होता है. इट सीम्स वेरी सिंपल बट इट हैज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस. ये जो चेंजेस है बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन उसका महत्व बहुत बड़ा है. The poet was once very depressed and hopeless. एक समय ऐसा था कि पोएट बहुत डिप्रेस हो चुके थे, वहां पे कोई आशा नहीं थी. He was in a state of sorrow and was lost in his thought. वो इतना दुखमय समय व्यतीत कर रहा था और वो अपने ही सोच के अंदर, अपने ही विचारों के अंदर खो चुका था. He was standing under a hemlock tree. एक ऐसा ट्री जिसके फल थोड़े से बिटर होते हैं. उस ट्री के नीचे बैठा था. सडनली अ क्रो, एक छोटा सा कौवा, that was sitting on the tree, उस ट्री पे बैठता है. shock the tree, ट्री की ब्रांच वहां पे हिलती है एंड बर्फ का जो छोटा सा हिस्सा होता है वो पोएट के ऊपर गिरता है. दिस इज वेरी स्मॉल इवेंट डियर स्टूडेंट एज आवर पोएट हैज ऑलरेडी टोल्ड अस, बट इट चेंजेस द मूड ऑफ द पोएट. What he wanted to tell us in the second stanza, let's look about it. When the soft and the cold snow fell on the poet, it changes the mood from sad to happy. जब वो छोटा सा बर्फ का टुकड़ा हिस्सा जब पोएट पे गिरता है तब पोएट जो अब तक नाखुश था, सौरो था, थॉटफुल था, सैड था, वहां से अब खुशी
स्माइली मूड के अंदर चला जाता है। He started feeling soothed and refreshed. वो स्मूथ बिल्कुल लाइट फील करने लगता है और रिफ्रेश फील करने लगता है। This simple incident helped him enjoy the remaining part of the day. और इसी की वजह से राइटर बोल रहा है कि मुझे पूरा बाकी का जो पूरा दिन बचा था वो खुशी में व्यक्त करने को मिलता है। Thus he became happy as it saved his rest of the day from being wasted and held in the regret. In short, dear student, in this poem we are being told or we are being taught by the poet that throughout the day it may possible that the half of a day of your life due to certain incident may be the sad. पास हुआ जो थोड़ा नाखुश होगा, राइट, सैड फीलिंग आएगी। लेकिन कोई ऐसे एक आधी घटना आप देख लेते हो जहाँ पे हंसने का, हैप्पी होने का अगर मौका मिलता है तो वहां से आप उस मौके को भून लेते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो, तब धीरे धीरे आपको बाकी का जो दिन है वो बिल्कुल खुशी से एंजॉय करने का पूरे का पूरा टाइम आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे यही बताया गया है। डियर स्टूडेंट, इन दिस यूनिट द राइम स्कीम will be A, B, A, B, and the maximum figure of speech being used in this poem is symbolism. Symbolism मतलब आप किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरा ऑब्जेक्ट है इस तरह से मान के चलते हो। यहाँ पे हेमलॉक ट्री और एंड द क्रो, दीज आर द सिंबॉलिकली मेंशन, राइट। यहाँ पे कुछ लोगों के साथ यहाँ पे सिंबॉलिकली वो मेंशन किया गया है। आई होप डियर स्टूडेंट कि ये जो छोटा सा हिस्सा मैंने आपको रिवाइज किया है, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द पोएम बेटर। प्लीज रीड इट वंस एट लीस्ट केयरफुली एंड डू नॉट फॉरगेट टू राइट द एक्सप्लेनेशन दैट आई हैव गिवन और रिवीजन दैट आई हैव गिवन in this video as well, right, so that you be in touch with the poems also one more time. Now let's discuss about the poem number 2 of your syllabus, that is रॉबर्ट फॉस्ट की जो दूसरी ही पोएम है फायर एंड आइज, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इन दिस पोएम रॉबर्ट फॉस्ट रिवील्स अराउंड दैट द ह्यूमन इमोशंस are destructive when allowed to run amok. amok का मतलब होता है out of control. जब मानव यानी हम ह्यूमंस की इमोशंस को कंट्रोल नहीं रखा जाता तब वो डिस्ट्रक्टिव बन सकती है। They can destroy a person morally. एक आदमी दूसरे आदमी को मन से मार सकता है। मॉरली यानी उसका जो मॉरल होता है अंदर से वो तोड़ सकता है, मेंटली उसको मार सकता है या फिजिकली उसको हार्म पहुंचा सकता है। द पोएट इंप्रेसेस अपॉन द रीडर्स द डिस्ट्रक्टिव रिजल्ट्स ऑफ बियरिंग इल फीलिंग लाइक ग्रीड, avarice, lust, conflict, fury, hatred, intolerance, etc. Dear student, here the poet wants to tell us that by being a human being we should not keep too much greed, avarice, lust, conflict should not be there in between, furriness should not be developed, hatred हमारे हार्ट में नहीं होनी चाहिए एक दूसरे के प्रति, और इनटॉलरेंस एक दूसरे को सहन करने की कोशिश होनी चाहिए, समझने की कोशिश होनी चाहिए, इनटॉलरेंस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इस पूरी की पूरी पोएम में डियर स्टूडेंट दिस इज व्हाट वी आर बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय द रॉबर्ट फॉस्ट, बाय द पोएट। लेट्स टॉक अबाउट अगेन डियर स्टूडेंट, आई एम just putting a note before starting it. I am explaining the stanza only, revising the stanza and the meaning of it, right? So I am not reading it again. I am just explaining. I am going to read the explanation only. The poet, in very first stanza, the poet considers the age-old question of whether the world will end in fire or in ice. He is analyzing about the end of the world. In the very first stanza, the poet is looking too much worried about that how world will be ended. अगर इस तरह से हम एक दूसरे के प्रति नफरत करते रहेंगे, घृणा करते रहेंगे, तिरस्कार करते रहेंगे, लोभ लालच करते रहेंगे,
एक दूसरे के प्रति लस्टीनेस देखते रहेंगे, आदर मान सम्मान नहीं रखेंगे, तब दुनिया का अंत किस तरह से होगा। द पोएट प्रोवाइड्स एंड डील्स विद टू पॉसिबल क्लॉजेस दैट द वर्ल्ड may be end in this two way. Number one, the both two reasons contrast each other, दोनों जो सोच है यहाँ पे फायर एंड आइस, दोनों एक दूसरे के विरोधी कॉन्ट्राडिक्शन पे यहाँ पे दिए गए हैं. ऑन वन साइड the poet wanted to tell us that debate are those people who are in favor of fire. They believe that it will be the heat and the passion which will lead the humanity. जो लोग फायर की ओर है वो बाकी सारे लोगों से डिबेट करते हैं, चर्चा करते हैं, दलील करते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया में हीट यानी गर्मी, गर्मी का मतलब यहाँ पे हेट्रेट है, और पैशन जो राज करेगा लोगों पे. एंड दिस इज हाउ द वर्ल्ड विल एंड. ऑन द अदर साइड, दोज पीपल हु आर इन फेवर ऑफ आइस, दे फील दैट इट विल बी द आइस विच विल फ्रीज द वर्ल्ड. ये लोग मानते हैं कि एक ऐसा समय आएगा कि पूरी की पूरी पृथ्वी पे बर्फ हो जाएगी और पूरे के पूरे वर्ल्ड को फ्रीज कर जाएगी, बंद कर जाएगी, स्टिल कर जाएगी. इन शॉर्ट, वी कैन से, इन अदर वर्ड्स, either deep heat or a fire under the earth beds will lead to a natural calamities like volcano eruption, earthquakes, etc. यहाँ पे पोएट फायर द वर्ड जो यूज किया है उसकी रिलेटेड वो बताना चाहता है कि पृथ्वी के अंदर जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है, अर्थक्वेक होगा, सुनामी आएगी, इससे वर्ल्ड का अंत हो सकता है. राइट? ये पूरे के पूरे दुनिया में, डियर स्टूडेंट, ग्लोबली है. ये आजकल की बात नहीं, वैसे ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो गई है और पहले की तरह अगर आप कंपैरिजन करें ओल्डर डेज को, तो उस जमाने में और इस जमाने में जो वेव्स आती है, बारिश होती है, तो वो अनकंट्रोल्ड होती है. राइट? तो यहाँ पे ये इट इज, वी कैन से, स्टार्टेड ऑलरेडी. और जो लोग आइस में मानते हैं वो लोग बोलेंगे कि भी धीरे धीरे एंटायर वर्ल्ड में जो बर्फ है वो पिघल जाएगी और पूरा का पूरा पानी से भर जाएगा. Frost is providing a powerful statement on the subject of greed and jealousy. यहाँ पे actually the writer wanted to tell that the greediness, मतलब हम मनुष्यों की जो लालच है और एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भावना है, jealousy है, इन दोनों चीजों से हमारा अंत हो सकता है. Evil फिर से आगे बढ़ सकता है. जो गुडनेस है, वेलनेस ऑफ बीइंग है, वो सारी की सारी खत्म हो सकती है. तो ये हमारा पहला स्टांजा था डियर स्टूडेंट. चलो हम बात करते हैं दूसरे स्टांजा के बारे में. द पोएट इन द सेकंड स्टांजा इज वेरी मच श्योर ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी. अब दूसरे स्टांजा के अंदर डियर स्टूडेंट जो हमारा पोएट है वो बिल्कुल कंफर्म हो चुका है कि होना ही होना है, लेकिन he first talk about the destruction caused by the fire. In the case this fail, the ice will result into the hatred that will end humanity one day. यहाँ पे पोएट कहता है कि मैं उन लोगों के जैसा नहीं कि कुछ लोग फायर की ओर जाएंगे, कुछ लोग आइस की ओर. पोएट मान रहा है कि अगर मान लो कि फायर से दुनिया का अंत नहीं होता है तो आइस उसका काम पूरा कर देगा. मतलब होना तो है ही. फ्रॉस्ट आगे और बढ़ता डिस्कस करता है कि इन अ मोर अंडरस्टेटेड मैनर द पावर of heat which is symbolized in the poem by ice. Hate according to the speaker is just as powerful as desire. यहाँ पे hate को जो स्पीकर ने बोला है वो desire को कंपेयर करके बोला है. While desire consumes quickly, hate is just as great as powerful. जब आप कोई भी desire के प्रति, उसको प्राप्त करने के प्रति
पूरा का पूरा वर्चस्व अगर डाल देते हो, उसमें कोई रास्ता नहीं देखते हो कि इस रास्ते से लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मेरा कहने का मतलब डियर स्टूडेंट ये है कि जब आप कोई ऐसी इच्छा व्यक्त करते हो जो इच्छा सीधे सीधे तरीके से कंप्लीट नहीं हो सकती है और आप उस इच्छा को कंप्लीट करना चाहते हो, तो आप गलत तरीके, गलत रास्तों को अपना कर भी वो डिजायर को कंप्लीट करने की कोशिश करोगे। अब वही गलत रास्ते आपको आपके एंड की तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पे एग्जैक्टली दिस थिंग द पोएट ट्राई टू एक्सप्लेन इन द होल सेकेंड स्टांजा। Even the poet also explains us that if this process continuously runs throughout your life, then hate consumes the hater perhaps even more than the person or a group hated. It can ruin lives. जब आप एक दूसरे के प्रति डिजायर कंप्लीट करने में हेट अगर एक बार ला दी, तो वो और हेट क्रिएट करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, मतलब नफरत 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 सभी और नफरत बढ़ाता जाएगा और ये आपकी लाइफ को रुइन, रुइन मतलब बर्बाद कर देगा। हेट इज डिस्ट्रक्टिव एंड सिंफुल। जो नफरत है वो पाप करवाती है और बहुत खराब है, जो आपका नाश कर सकती है। हेट इज presented as having the ability to lead the destruction of the world as well, right? ये हेट जो है एक दूसरे को धिक्कारना, नफरत करना, ये झगड़े को पैदा करेगा और झगड़ा मारकाट पैदा करेगा और इससे न किसी का भला होगा अपितु पूरा का पूरा वर्ल्ड एक दिन सुलगता नजर आएगा। Let's discuss about the third one, what the poet wants to tell us। कि यहाँ पे इस पूरी की पूरी जो पोएम हमने अभी देखी उसमें कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट, इस पोएम के अंदर एलिटरेशन नाम की पोएम यूज हुई है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइज। दिस सेंटेंस और दिस वर्सेस ऑफ द पोएम इज नोन एज द यूज ऑफ एलिटरेशन। इसमें एलिटरेशन आपको मिल जाएगा। फिर पैराडॉक्स दिया हुआ है। पैराडॉक्स क्या है? बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। तो ये एक सेंटेंस ऐसा है जिसमें पैराडॉक्स यूज किया गया है। इसके बाद फायर एंड आइस दोनों सिंबलाइज है। मैंने अभी अभी आपको बोला कि सेकंड स्टांजा में पोएट ने ये चीज एक्सप्लेन की है कि फायर का मतलब होता है डिजायर एंड आइस का मतलब होता है हेट। ये दोनों मिलके पूरी के पूरी दुनिया को बर्बाद कर देंगे। इसके बाद इमेजिनरी और इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है और इसकी जो राइम स्कीम है वो है ए बी ए ए बी सी बी सी बी, राइट? दिस इज व्हाट दैट यू हैव टू रिमेंबर टिल द लास्ट। Let's look about the third poem, dear student। जो हमारी थर्ड पोएम है वो है द टाइगर इन द जू। जू में रखा हुआ टाइगर, उसके बारे में पोएट क्या कहना चाहता है? बिफोर मूविंग अहेड, लेट्स डिस्कस द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। अ टाइगर इन द जू बाय द लेजिल नॉरिस। In this poem, the poet tries to depict मतलब वो एक्सप्लेन करता है क्या? मेंटल कंडीशन ऑफ द केज टाइगर। एक किस्म का जब किसी को कैद किया जाता है, बंद किया जाता है, तब उसकी मानसिकता कैसी होती है, राइट? उसका मेंटल स्टेटस कैसा होता है, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। He compares the life of the tiger in the zoo with its life in its natural habitat। पूरी की पूरी पोएम में डियर स्टूडेंट, जब एक टाइगर अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में होता है, अपने नेचुरल पावर के अंदर होता है, तब उसकी पावर, उसकी शक्ति और उसका बिहेव करने का तरीका कैसा होता है। जब उसको केज के अंदर डाला जाता है तब उसकी पावर, एबिलिटी और जीवन जीने का तरीका कैसा होता है। यहाँ पे इस पोएम के जरिए पोएट हमें यह भी बताना चाहता है डियर स्टूडेंट कि आपको वहां पे ही रहना चाहिए जहां पे आपको लगे कि ये वाला काम मेरे लिए बहुत बढ़िया है, मैं इसको आराम से कर सकता हूँ।
कहने का मतलब है आप अपने नेचुरल टैलेंट को पहचाने और उसी टैलेंट को शार्पन करने की कोशिश करें ताकि आगे जाके आपको उस टैलेंट का आप बेनिफिट उठा सकते हो। कभी कभार क्या होता है डियर स्टूडेंट कि कुछ स्टूडेंट की एबिलिटी मान लो कि भाई पोएट्री लिखने की है और इसकी जगह पे वो कुछ और टैलेंट को ढूंढ के सिंगिंग या उसके अंदर जाना चाहता है, तो न उसको उस सिंगिंग के अंदर सफलता मिलेगी और जो उसने छोड़ दिया है, जो उसका नेचुरल टैलेंट था, उसमें अब जब वो वापस आएगा तब उतनी पावर, उतनी धार, उतनी एज नहीं रही होगी, राइट। तो यहाँ पे यही समझाया गया है। देखते हैं क्या होता है। चलो स्टांजा के अंदर देखते हैं हम। In very first stanza, dear student, the poet sees a tiger locked in a concrete cell in the zoo. एक zoo है, उसके अंदर जब पोएट जाता है तब देखता है कि वो एक कॉन्क्रीट सेल, एक छोटी सी कुटिया, आप जिसको रूम बोल सकते हो, वहां पे उसको डाला जाता है। इट इज वेरी स्मॉल केज, बहुत छोटा सा। द टाइगर कैन हार्डली टेक अ फ्यू स्टेप अलोंग द लेंथ ऑफ द केज। ये इतना छोटा था कि टाइगर अगर खड़ा होके इस दीवारी से उस दीवारी तक जाए तो मुश्किल से 5-10 कदम शायद वो चल सकता था, बाकी दूसरी दीवार आ जाती थी। He looks majestic as the slowly moves up and down in his cage. The sharp and the clear strips on his body are of strong bright color. His pads are velvet soft. In spite of all his strength, he now lies imprisoned behind the bar. यहाँ पे राइटर ये भी बोलना चाहता है कि इतना पावरफुल, उतने उसके क्लॉज पावरफुल है, वहां पे इतनी सुंदर काली पीली पट्टियां वहां पे लगाई गई है, इतना सुंदर दिखता है, इतना पावरफुल दिखता है, लेकिन ये सभी पावर, ये सभी जो ताकत है उसकी, ये अब किसी काम की नहीं, क्योंकि आज वो बार्स के पीछे, मतलब उस छोटे से जू के सेल के अंदर कैद है। द केज टाइगर इज एंग्री। जो पिंजरे में रखा हुआ टाइगर है वो बहुत गुस्से में। ही इज फुल ऑफ रेज। वो इतना गुस्से, घृणा, रेज का मतलब होता है तिरस्कार, उतना है कि बट इज क्वाइट बिकॉज ही नोज दैट ही इज हेल्पलेस हियर। इतना होने के बाद भी वो कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसको छुड़ा के लेके जाने वाला और कोई नहीं है। डियर स्टूडेंट, चलो दूसरे स्टांजा की ओर बढ़ते हैं। इन द सेकंड स्टांजा पोएट सेज दैट लुकिंग एट द इम्प्रेजेंट टाइगर, वो टाइगर को इम्प्रेजेंट देखते हुए, द पोएट इज फिल्ड विद पिटी। पोएट को वहां पे दया आती है। He says that the poor tiger should have been in his natural habitat. राइटर बोलता है कि इस टाइगर को यहाँ पे नहीं, उसके नेचुरल हैबिटेट यानी जंगल में रखना चाहिए। द जंगल, हंटिंग एंड रेस्टिंग। इसको जंगल चाहिए, शिकार चाहिए, भागना पड़ेगा, आराम करना पड़ेगा, ये सारी चीजें उसको वहां पे चाहिए। Then at this hour of the night he would have been lying in shadow of the trees. इस टाइम पे अगर वो कोई फॉरेस्ट में होता, जंगल में होता, तो किसी पेड़ के शैडो के पीछे बिल्कुल चुपकी से शांत होकर बैठा होगा। स्लाइडिंग क्वाइटली थ्रू द लॉन्ग ग्रास, वो लंबी लंबी घास में से धीरे पसार होते हुए अपने शिकार को पकड़ने की तैयारी कर रहा होता। नियर द वाटर होल वेट फॉर सम फैट एंड हेल्दी डियर टू पास दैट वे। वो वहां पे उतना आराम से देखता रहता कि कोई डियर वहां से निकले, हेल्थी डियर, जिससे उसको पूरा का पूरा मीट मिल सके, उसकी भूख बुझा सके। He would be laying their expectations of a heavy feast. वो वहां पे इसलिए होता, ये सारी चीजें वहां पे जंगल में अगर होता तो ये इसलिए करता कि एक बड़ा सा फीस्ट उसको मिले खाने को। डियर वगैरह अगर मिल जाता तो उसके 1 दिन या 2 दिन का खुराक हो जाता है। Sorry. In third stanza, the poet imagines what the tiger would be. वो इमेजिन करता है कि टाइगर वुड बी डूइंग इन केस ऑफ
failed to find any prey in natural habitat. पोएट ये भी सोचता कि अगर ये शिकार नहीं कर पाता, तब वो, अगर टाइगर जंगल में होता तो कभी कभार उसको शिकार नहीं भी मिल पाता, वो उसके हाथ से निकल भी जाता है, तब क्या करता? He says that the tiger would be angrily moving around the houses in the nearby village. उस टाइम पे अगर टाइगर को शिकार नहीं मिलता तो नजदीकी, उस जंगल के नजदीकी जो सटे हुए गांव होते उसके अंदर गुस्से से फरता. He would be growling at the edge of the jungle. He would be showing his white fangs and terrible claws. उसकी बड़ी बड़ी ये मुंह जो होते हैं, जो धारदार धारियां होती है, और उसके बड़े बड़े क्लॉज, वहां पे गांव के लोगों को डराते हुए वो आगे बढ़ता. Poet here gives an hint that if he continues to destroy the forest cover and natural habitat of the tigers, they will be forced to turn out towns and villages to find their food. Poet इस स्टांसा के अंदर ये भी बताना चाहता है कि अगर हमने उसके नेचुरल एनवायरनमेंट को नहीं रहने दिया, जंगलों का अगर नाश कर दिया और वहां पे रहना शुरू कर दिया, तो फोर्सफुली वो आना तो नहीं चाहता हमारे गांव या टाउन्स के अंदर खुराक के लिए, लेकिन हम एज अ ह्यूमन जंगल रहने दे तभी वो लोग वहां पे सर्वाइव कर पाएंगे ना. अगर जंगल ही हम नहीं रहने देंगे तो वो हमारे विलेजेस या टाउन तक आ जाएंगे और हम में से किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं. फोर्थ स्टांजा के अंदर the poet says that tiger looked in the concrete cell in the zoo as well, in spite of all the strength here, or he just lies imprisoned. He's very slowly and silently the tiger moves up down along the length of the cage. वो धीरे धीरे हेट करता रहता है, नुकसान करता रहता है, गुस्से से आने वाले विजिटर्स के सामने देखता रहता है. He completely ignores them as one of them think the releasing him from his person. वो पहले तो जब नया नया आया था केज में, तब वो हमेशा आने वाले लोगों के सामने देखता रहता था. क्यों देखता था? कि भाई उनमें से कोई एक उसको छुला के लेके जाएगा. लेकिन अब वो उन लोगों के सामने देखता भी नहीं है. क्यों? क्योंकि अब उसको वहां से ले जाने के लिए कोई तैयार नहीं था. पांचवें स्टांजा के अंदर डियर स्टूडेंट हमें बताया गया है, ड्यू टू द विजिटर्स द टाइगर गेट्स नो रेस्ट ड्यूरिंग द डे. पूरे के पूरे दिन में टाइगर को आराम नहीं मिलता है. क्यों? क्योंकि लोग आते जाते रहते हैं. Even at night he remains disturbed due to the noise come from the patrolling cars. और रात को भी वो अच्छे से नींद नहीं ले पाता क्योंकि पेट्रोलिंग कार्स घूमती रहती है ध्यान रखने के लिए. टाइगर हैज thus lost all the hope and feels very helpless. इसी की वजह से टाइगर ने जो जू में था उसने सारी की सारी आशा छोड़ दी और यहाँ पे हेल्पलेसनेस दिखा रहा है. Thus stares at brilliant stars shining brightly in the sky. वो इसीलिए ऊपर आसमान की ओर देखता रहता है जो स्टार्स ट्विंकल करते हैं. It seems that he is looking for some sort of comfort and hope in these stars. वो वहां से कंफर्ट और शांति ढूंढते हुए शायद वो देखता है. Here I hope it will help you to understand the unit better. इस पोएम के अंदर आपको रिपीटेशन, एलिटरेशन एंड दोनों किस्म की पोएटिक डिवाइसेस मेनली यूज की गई है. इसकी राइम जो स्कीम है वो पहले, दूसरे और पांचवें स्टांजा में ए बी सी डी है, और जो उसके बाद थर्ड और फिफ्थ स्टांजा है उसमें ए बी ई डी है. राइट. थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स. यहाँ पे हमने 1, 2, 3 जो पोएम है हमारी 3 तक की पोएम्स को कंप्लीट किया है हमने. आप ध्यान देना, उसको लिखना मत भूलिएगा. ये जो सिर्फ एक्सप्लेनेशन है वो लिखोगे फिर भी आपको मालूम पड़ जाएगा. स्टे सेफ, स्टे होम. राइट. थैंक यू वेरी मच.